कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस या बिग डेटा कंपनीज सिक्योर नहीं है। इनफैक्ट ये कंपनियां हर एक यूजर को अंडर सर्वेलेंस रखती है, लेकिन ये भी सच है कि ये कंपनियां खुद भी अंडर सर्वेलेंस होती हैं जिस देश में वो काम करती हैं, ऑपरेट करती हैं। जैसे ट्विटर जैसी कंपनियां वहां के पेट्रियोट एक्ट, यूएसए के पेट्रियोट एक्ट के तहत आती हैं, और उस एक्ट के तहत सारी कंपनियों के ऊपर ये बाध्यता है कि उनको अपना डेटा शेयर करना होगा। तो ये जो प्रपंच रचा जाता है इन कंपनियों के द्वारा कि वो सरकार के टूल नहीं है, सरकार के औजार नहीं है, ये एक आभास पब्लिक माइंड में एक परसेप्शन एस्टैब्लिश करने के लिए ये पहल की जाती है। लेकिन बार बार ये उजागर हुआ है कि ये कंपनियां यूजर्स को, ट्विटर जैसी कंपनियां यूजर्स को अंडर उनका प्रोफाइलिंग करती है, ट्रैकिंग करती है, उसको अंडर सर्विलेंस रखती है। इनफैक्ट ये तो स्थापित बात है कि ट्विटर जो है वेराइजन आईडी के ऊपर रिलाय करके हर एक यूजर का ट्रैकिंग करती है। तो वेराइजन आईडी जो है उसका खुलासा एडवर्ड स्नोडन ने अपने खुलासे में किया था कि जो सबसे बड़ा पिछले 150 साल में जो खुलासा हुआ, जिसने कि जो राष्ट्राध्यक्षों के ऊपर भी निगरानी रखी जा रही थी। हाँ, तो ये जर्मनी का केस जो आया ही था कि एंजेला मर्केल के ऊपर स्पाइंग का, स्नूपिंग का आया था कि स्नूपिंग इनफैक्ट 35-40 राष्ट्राध्यक्षों की निगरानी की जा रही थी, जिसमें भारत के भी सारे मंत्री और जो प्रमुख हैं देश के, उन सब की निगरानी रखी जा रही थी, अभी भी रखी जा रही है। क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि इनका जुरिस्डिक्शन, संप्रभुता पे, सॉवरेनिटी पे क्या असर पड़ता है इनका, जब वो ट्रंप जैसे व्यक्ति का, जो यूएसए के राष्ट्रपति थे, उनको डी प्लेटफॉर्म कर देते हैं, या भारत के सूचना प्रसारण मंत्री को डी प्लेटफॉर्म कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कंसंट्रेशन ऑफ पावर की। जब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है तो राजनीति का जो सिद्धांत है वो ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, ये दोनों अलग अलग बातें नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ डेटा और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, ये तीनों एक ही चीज है। इनको अलग अलग आयाम उसके दिखाई देते हैं, लेकिन मूलतः ये स्पष्ट हो चुका है जब दुनिया के सबसे पावरफुल, शक्तिशाली राष्ट्रपति को डी प्लेटफॉर्म किया जा सकता है ट्विटर जैसी कंपनी के द्वारा, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये लोकतांत्रिक संस्थाओं के निगरानी में और उनके संचालन में और रेगुलेशन के बियॉन्ड जा रही है। ये गवर्नेबल नहीं, अनगवर्नेबल दिखाई दे रही है। ये तो खुद ही गवर्न कर रही है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स को। जो टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल या टेक्नोलॉजी कंपनीज द्वारा जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल एंटी डेमोक्रेटिक तो है ही। इसलिए जो आम धारणा जो बनती जा रही है इन कंपनियों के बारे में, वो धारणा अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी जल्द ही कि इन कंपनियों का इतने बड़ा आकार, डिजाइन होना उचित नहीं है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं। इनको ये बात अमेरिका में भी, यूरोप में भी उठी है, और ये एक लॉजिकल कंक्लूजन पर जल्द ही पहुंचेगी कि इनको डिसमेंटल करके और इस प्रकार इस लायक बनाया जाए कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस, लोकतांत्रिक संस्थाएं इसको रेगुलेट कर सकें। रेगुलेट करने का अर्थ ये नहीं है कि इनके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं। रेगुलेट करने का मतलब ये है कि जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो था लिबर्टी। और इंटरनेट युग में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और वो मुद्दा सबका कंसर्न इतनी इंटेंसिटी से बनता जा रहा है, वो मुद्दा है राइट टू प्राइवेसी का।
इंटरनेट क्रांति के दौर में प्राइवेसी का वही महत्व है जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लिबर्टी का था। लिबर्टी और प्राइवेसी असल में एक ही चीज है। भारत में जब सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी के संदर्भ में फैसला दिया, उन्होंने कहा कि यह जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा है और जो निजता का अधिकार है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वर्तमान की पीढ़ियों और भविष्य की पीढ़ियों के सारे आंकड़ों की यदि निगरानी होती है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हर एक प्रकार की स्वतंत्रता पर उसका एक एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए एक लॉजिकल कंपल्सन डेमोक्रेसी लॉजिकल कंपल्सन क्रिएट करती है। पब्लिक ओपिनियन लॉ से ज्यादा पब्लिक ओपिनियन पर काम करने की आवश्यकता है। डिजिटल लिटरेसी और इनके स्वरूप के बारे में लिटरेसी जैसे जैसे फैलेगी वैसे ही ये मांग और घनीभूत होगा कि ट्विटर या एलोन मस्क जैसे लोग यूनिलेटरली बिना किसी डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन, डिस्कशन, पब्लिक कंसेंट के बगैर अपने विम्स एंड फैंसी पे डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं। उनको डेमोक्रेटिक बनने के लिए पब्लिक ओपिनियन मजबूर करेगी। अभी ये तत्काल होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ अदालतों के फैसले आ रहे हैं। भारत में भी ऐसे फैसले आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूएस में भी, यूरोप में भी। यूरोप का जो डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है वो भी ये बता रहा है कि ये अंततः अनरेगुलेटेड नहीं रहेगी। अभी कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले ही ट्विटर के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये टिप्पणी की कि पता नहीं कौन सी विदेशी ताकतें ट्विटर को प्रभावित कर रही हैं। ये इशारा है इस बात का कि नॉन स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व हैं और स्टेट के इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं। ऐसे में जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कंट्रीज के, वो इनको अनरेगुलेटेड नहीं छोड़ सकती। अब अभी स्थिति जैसा कि मैंने बताया कि असल में ये अनरेगुलेटेड अमेरिका में तो नहीं है, बाकी जगहों पर अनरेगुलेटेड है, क्योंकि अमेरिका में पेट्रियट एक्ट के तहत है। भारत में ये रेगुलेटेड नहीं दिख रही हैं और क्योंकि अभी तक भारत में डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं बना है। और इस बात का खुला सबको मालूम है कि जो क्लाउड पर डेटा स्टोर किया जा रहा है, चाहे वो आधार का डेटा हो, हेल्थ का डेटा हो, या केवल ट्विटर की ही नहीं और भी बिग डेटा कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फेसबुक है, इनका डेटा क्लाउड में स्टोर किया जा रहा है, कंप्यूटिंग क्लाउड में, जो कि इंडियन जुरिस्डिक्शन में भारतीय न्यायिक व्यवस्था के तहत नहीं है। इसलिए भारत की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है इन बिग डेटा कंपनीज के द्वारा। ये एक बात है जिसमें भारतीय संसद ने अभी तक गंभीरता नहीं दिखाई है और उनकी असफलता साफ दिख रही है, क्योंकि भारत फिर से एक डिजिटल उपनिवेश बनते जा रहा है। और ये केवल डराने भरमाने के लिए बोलने वाली बात नहीं है। हेनरी किसिंगर ने अपनी एक किताब लिखी है 2019 में, वर्ल्ड ऑर्डर। उसमें एक अध्याय में उन्होंने कहा है कि डिजिटलाइजेशन इज कोलोनाइजेशन, और अर्बन एरियाज में वो कंप्लीट हो गया है। ये जो टोटल डिजिटल डिपेंडेंस है, वेनेजुएला में जब अमेरिकी सरकार वेनेजुएला की सरकार से नाराज हो गई तो उन्होंने वहां का सारा डेटा, इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड था उसको उन्होंने ठप कर दिया। इसलिए जो क्लाउड स्टोर्ड डेटाबेस है, जिसके आधार पर हर एक डिपार्टमेंट, हर एक इंस्टीट्यूशन जुड़ता चला जा रहा है, जिसके कंट्रोल पूरी तरह से भारत सरकार के हाथ में, भारत सरकार के तहत जो इंस्टीट्यूशन उनके हाथ में नहीं है, वो देश की सुरक्षा के लिए घातक है। भारत को भी चीन से, रूस जैसे देशों से सबक लेना चाहिए कि डेटा के संबंध में यदि अमेरिकन डेटा अमेरिकन प्रॉपर्टी है तो
भारत का डेटा भी भारत का प्रॉपर्टी है। ये सही बात है कि भारत ने अभी जो WTO में ई कॉमर्स को लेके वार्ता हो रही है उसमें सही पोजीशन लिया है, लेकिन देश के अंदर वो विपरीत पोजीशन ले रहे हैं, क्योंकि आधार का डेटाबेस, नेशनल पॉपुलेशन का रजिस्टर का डेटाबेस, हेल्थ का डेटाबेस, DNA डेटाबेस जो बन रहा है, ये सारा कुछ क्लाउड में स्टोर किया जा रहा है, ऑनलाइन स्टोरेज हो रहा है, जिसका कि सेंट्रलाइज तरीके से स्टोरेज देश की सुरक्षा को, देश के हितों को, देश के संसाधन को भयंकर नुकसान पहुंचाने जा रहा है। भारत में जब आधार को लेकर के एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने कहा था कि देश का जो डेटा है वो उसी प्रकार का नेचुरल रिसोर्स है जिस प्रकार से भारत के प्राकृतिक संसाधन यहाँ के नेचुरल रिसोर्स है। तो नेचुरल रिसोर्सों की भी जो एक्सप्लॉयटेशन है वो अंधाधुंध इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से देसी विदेशी कंपनियां कर रही हैं। डेटा का भी उसी प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और दोनों ही रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करने की डेटा माइनिंग कंपनीज की भी और नेचुरल रिसोर्स माइनिंग कंपनीज से भी राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा को, देश की जनता की सुरक्षा को और भविष्य की पीढ़ियों की हितों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।